नमस्ते, वेलकम टू व्हाट इज़ इंडिया बाय रितेश रावल। व्हाट इज़ इंडिया एक रिसर्च इनिशिएटिव है जहां मैं आप लोगों के साथ मिलकर ये जानूंगा क्या चीज़ हमारे देश भारत को अलग बनाती है। नमस्कार अशोक जी। नमस्कार रितेश जी। पिछले कुछ सालों में भारत अपने देश के क्या अचीवमेंट हैं? मेरे विचार से जो हम लोग न्यूक्लियर पावर हुए, हाँ जी, वो एक बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं डिक्लेरेशन है कि भाई वी आर देयर अमंग्स द टॉप फ्यू। इसी तरह से जो हमारा जो स्पेस प्रोग्राम चला, ठीक है, मतलब स्पेस में भी हमारा प्रेजेंस है, हम अपने रॉकेट्स भेज सकते हैं, अपने सैटेलाइट्स भेज सकते हैं, तो वो भी एक बड़ी उपलब्धि है। फिर जो मैंने बोला कि जो हमारे सॉफ्टवेयर में जो हमारा एज है कि भाई हमारे यहाँ के लोग जो है सॉफ्टवेयर में वर्ल्ड में एक्सपर्ट्स हैं, उनकी एक रिकॉग्निशन है अपने आप में, इंडियन सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट हो बहुत अच्छा होगा, वो एक बड़ी उपलब्धि है। प्रेजेंट में जो चेंजेज आ रहे हैं, है ना, हाईवेज हो, रेलवेज हो, एयरपोर्ट्स हो, जो बेसिक इंफ्रा है, वाटरवेज हो, ये ग्रैंड होता जा रहा है। ये बहुत ही पुअर क्वालिटी का था। कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई। पहले दिल्ली से देहरादून आने में बहुत टाइम लगता था, अब हार्डली 4 आवर लगते हैं। 4 आवर है वो, अब धीरे धीरे 3 होने वाला हाँ है। जी। एक और हाईवे बन रहा है, शामली वाला, इट विल बी जस्ट मैक्स 3 आवर्स दिल्ली देहरादून। तो मैंने कहा हाईवेज बहुत बेटर हुए हैं, एयरवेज बहुत, एयर कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, तो वो एक बड़ी चेंज है। जो एयरपोर्ट भी शायद बड़ा बना है अभी, शायद देहरादून का एयरपोर्ट एक्सपेंड हुआ है, और भी होगा, हाँ जी, और भी बड़ा होगा। हाँ, नहीं, बाकी पूरे देश की भी बात करें ना, हाँ जी, भाई जो हमारे एयरपोर्ट्स की क्वालिटी थी, हम तो कहीं भी नहीं थे, अब वो वर्ल्ड में टॉप में आ रहे हैं। हाँ जी, हमारे एयरपोर्ट्स वर्ल्ड की टॉप रैंकिंग्स में आ रहे हैं। पहले तो सपना था ये, है ना। तो एयरपोर्ट्स और फिर एयर कनेक्टिविटी, मतलब देहरादून से 10-15 जगह हम डायरेक्ट जाते हैं, लखनऊ जाते हैं, प्रयागराज जाते हैं, अहमदाबाद जाते हैं, मुंबई जाते हैं। कहाँ, पहले तो सपना था, कहाँ संभव नहीं था। तो उससे चेंज आया ना, इसलिए हमारी जो है इंफ्रा, बेसिक इंफ्रा जो है उठ गई है बहुत ज़्यादा। फिर डिजिटल में हम वैसे भी पहले से आगे हैं, जो पूरा जो मैंने कहा है कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी जो है उसमें हम वर्ल्ड में बेस्ट में से गिने जाते हैं। तो फिर उसका डिजिटल वर्जन जो है हर चीज़ में, चाहे वो पेमेंट हो या बाकी हो, जो भी उस सब में इंडिया काफ़ी वर्ल्ड में काफ़ी आगे है मेरे हिसाब से। टेक्नोलॉजी के बारे में आपका क्या ख्याल है अपने डिपार्टमेंट को अपने उसमें देखते हुए? देखिए, टेक्नोलॉजी में इंडिया, मैंने कहा कि आगे बढ़ ही रहा है। हमारा डिपार्टमेंट टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड नहीं था। पुलिस तो ना कहीं ह्यूमन रिसोर्स बेस्ड डिपार्टमेंट है, मैन पावर बेस्ड डिपार्टमेंट है, हमारे जवान, हमारे सब इंस्पेक्टर्स। तो परंतु जो कि आज की एज टेक्नोलॉजी की है, तो टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो है बहुत सारे बदलाव आते हैं। तो मेरे पुलिस को भी बदलना पड़ेगा, पुलिस को भी बदलना पड़ेगा। जैसे जैसे लाइफ धीरे धीरे ऑनलाइन हुआ, कोरोना में उसके लाइफ के ऑनलाइन होने की स्पीड और 4 गुना बढ़ गई, ठीक है ना। एजुकेशन ऑनलाइन हो गई, जॉब्स ऑनलाइन हो गई, वर्क फ्रॉम होम हो गया, बैंकिंग ऑनलाइन हो गई, तो क्राइम भी ऑनलाइन हो गया, नेचुरल था भाई। सारी दुनिया ऑनलाइन आ रही है तो क्रिमिनल भी ऑनलाइन आएगा, पैसा भी ऑनलाइन है तो क्रिमिनल को तो पैसा चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो आई, तो पुलिस अगर पीछे रह गई तो हम पीछे रह जाएंगे। तो हमें तो क्रिमिनल से एक स्टेप आगे रहना है, तो चोर सिपाही का खेल है। अगर हम पीछे रह गए तो फिर पकड़ नहीं पाएंगे। तो हमें जो इतने फास्ट टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं, पहले टेक्नोलॉजिकल चेंज बहुत स्लो होती थी, अब वो बहुत फास्ट हो रही है। 2 साल में सब कुछ बदल जा रहा है। नहीं, अब 4G से 5G आ रही है, तो 5G के आते तो हम लोग और पिछड़ जाएंगे। एक नया चैलेंज है। जैसे मैं कहूँ, जब मोबाइल आया तो क्रिमिनल ने मोबाइल यूज़ करना शुरू किया। मोबाइल फ़ोन आते उसके बहुत सारे फ़ायदे हो गए। इसको इमीडिएटली किसी को लोकेट करना है, जिसे लूट करनी हो, किडनैप करना हो, मर्डर करना हो, तो एक बंदा भेजेगा ऊपर ऑन द स्पॉट, बोलेगा ये अभी यहाँ बैठा है ऑफिस में, अब निकलने वाला है, गाड़ी नंबर इतने में चल दिया है। तो एकदम रियल। पहले तो अनुमान से था ना, अब तो सब कुछ उसको सारा रियल टाइम हो रहा है। हमारा टेक्नोलॉजी का उसको फ़ायदा उठाया क्रिमिनल ने, तो फिर पुलिस ने भी फ़ायदा उठाया।
उसकी सारी CDR हमारे पास आने लग गई, हमें रियल गैंग पकड़े, उसके कौन कांटेक्ट में है, वो जिनसे कांटेक्ट करता है वो किसके कांटेक्ट में, सारे गैंग पकड़े जाने लग गए। बट एक स्टेप आ गया, ये टेक्नोलॉजी व्हाट्सएप आ गया, पूरा एनक्रिप्टेड, पुलिस को कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। तो हमारा जो सारा 10 साल एडवांटेज रहा, आप समझ लीजिए 98 to 2008 और 2010 व्हाट्सएप जब से आया उसने सब कम कर दिया। तो हमारे पास CCTV आ गया। अभी हम CCTV टेक्नोलॉजी के थ्रू सारे केसेस वर्कआउट करते हैं। एक एक केस में कभी कभी मैं 1000 प्लस CCTV देखता हूँ, कैमराज डकैती का किडनैप, तो वो हमें एडवांटेज हो गया। तो अब उसके बाद ये जो साइबर क्राइम आया है, ये तो इसके लिए तो आपको मौके पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब आप हज़ारों मील दूर बैठे कर रहे हो, साइबर स्पेस में क्राइम हो रहा है, रियल स्पेस में थोड़ी हो रहा है। तो पहले तो आप रियल स्पेस में आते थे तो आपका फुटप्रिंट होता था, हैं? अपराधी आएगा, कुछ छोड़ के जाएगा, कहीं से किसी गाड़ी से आएगा, किसी से जाएगा, तो बहुत सारे फुटप्रिंट थे ना। अब वो सारे फुटप्रिंट खत्म, अब सिर्फ डिजिटल फुटप्रिंट है। और तो कंट्री में भी होने की जरूरत नहीं है, हाँ, कहीं वो भी तो साउथ अफ्रीका से कर रहे, नाइजीरिया से कर रहे, कैमरून से कर रहे। तो ये जो चेंज आई है, तो ये हमारे लिए और बड़ी चुनौती है, क्योंकि फुटप्रिंट्स बहुत कम हैं, रियल डिजिटल हैं सारे, और वो हज़ार मील बैठे दूर बैठे लोग भी क्राइम कर रहे हैं। तो इसलिए ये भी हमारे लिए एक नया टेक्नोलॉजिकल चैलेंज है। तो टेक्नोलॉजी का यूज पुलिस में बढ़ाने की ज़रूरत है और पड़ती रहेगी आगे भी। पर मैंने देखा टेक्नोलॉजी का आप बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं, आप सोशल मीडिया को बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन फटाफट पहुंचानी है तो एक वो करके बहुत जल्दी पहुंच जाती है टेक्नोलॉजी से इंफॉर्मेशन। देखिए, टेक्नोलॉजी तो बहुत यूजफुल है ही। हाँ, भाई सीधी सी बात है, सोशल मीडिया को देखें हम, हमारे जो IIT के बैचमेट थे, आधे अमेरिका में थे, उन सब से डिसकनेक्टेड थे, किंतु जो ही ये टेक्नोलॉजी आई सब कनेक्ट हो गए। कोई फेसबुक पे, इंस्टा पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप के थ्रू यू कैन टॉक टू देम, वो हज़ार मील दूर बैठे। बट उस टेक्नोलॉजी का कुछ लोग मिसयूज भी करते हैं, है ना। तो उसमें जो क्रिमिनल एलिमेंट है उसी के उस पर क्राइम बढ़ रहा है, साइबर क्राइम। और दूसरा, कुछ लोग ये जो सोशल मीडिया आपने कहा कि मैं एक गुड न्यूज़ स्प्रेड करने के लिए कर रहा हूँ कि जी आज केदारनाथ जी का रास्ता बंद है, मैंने पूरे देश में फैला दिया, तो वहाँ लोगों को असुविधा कम हुई। किंतु उसी फेसबुक लाइव से लोग बाग जो है भीड़ इकट्ठा कर लेंगे, लोगों को एक्साइट कर देंगे, हेटरेट फैला देंगे, दंगे करा देंगे, है ना, कि देखो जी ये हो गया और सब लोग आ जाओ, सब लोग, तो लाख लोग आ जाते हैं। तो वो ऐसे नेगेटिव एलिमेंट्स भी हैं समाज में जो इस टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग भी करते हैं, और इसलिए उनका दुरुपयोग रोकने के लिए पुलिस को भी टेक सेवी होना पड़ेगा। अगर हम टेक सेवी नहीं होते हैं तो हम पीछे रह जाएंगे। वही ना, हमेशा सिक्के के दो पहलू रहते हैं, Yes. प्लस भी और माइनस भी। बिल्कुल बिल्कुल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से लगता है, अगर इस तरह की पार्टनरशिप से फ़ायदा होता है? बिल्कुल होता है। देखिए, वो तो वही है ना, यूज करने की बात है। हाँ जी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से ही मेरे विचार से जो हमारे एयरपोर्ट्स हैं वो उसमें डेवलपमेंट कैसा है। आप 30 साल पहले के एयरपोर्ट्स देखिए और अब देखिए इंडिया में, तो उसी का असर है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, हाईवेज भी बन रहे हैं, सारा पैसा हो सकता है गवर्नमेंट नहीं लगा सकती, प्राइवेट इसमें इक्विटी आ जाती है, प्राइवेट लोग इन्वेस्ट करते हैं। फिर वो जो पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट यही है ना। तो जो चीज़ें गवर्नमेंट अपने खर्चे पे जाने 50 साल बाद बना पाती, वो अभी बना लेती है, फिर धीरे धीरे वो शेयर होता रहता है। तो वो इसका इस कॉन्सेप्ट का फ़ायदा तो है। एक डीजीपी की लाइफ कैसी होती है? सीरियस या फिर कभी हंसी मजाक का मौका भी मिलता है? देखो, डीजीपी भी इंसान ही है तो सब तरह की लाइफ होती है। मतलब भाई मैं जॉब में भी है, जॉब में भी ज़रूरी नहीं है कि मैं 24 घंटे सीरियस हूँ। हाँ जी। मुझे आम आदमी से भी तो डील करना है, अपने ऑफिसर से डील करना, जवानों से डील करना, तो नॉर्मल ह्यूमन इमोशन जाएंगे। जब मुझे क्रिमिनल से डील करना, वहाँ मेरी इमोशन में थोड़ा फ़र्क आएगा, अदरवाइज बाकी लाइफ तो मेरी वही रहेगी ना। इसी तरह मैं तो जिम भी करता हूँ, मैं टेनिस बैडमिंटन भी खेलता हूँ, बुक्स भी लिखता हूँ, बुक्स भी पढ़ता हूँ, तो बाकी लाइफ तो वही है, एक्सेप्ट कि जहाँ मेरे को क्रिमिनल से डील करना है या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से डील करना है, तो वो लाइफ मेरी जो है, आपको ऐसा नहीं है कि डीजीपी 24 घंटे एकदम टफ स्टिफ चेहरा है, ऐसा नहीं है ना, उसकी आवश्यकता है। अगर ऐसा है तो गलत सिग्नल दे रहे हैं हम। क्योंकि हमें देखिए, पुलिसिंग का जो एक आम धारणा पब्लिक में गई इंडिया में, वो गलत गई, और वो कहीं ना कहीं हमारी ब्रिटिश लीगेसी की वजह से गई है। ठीक है, जो ब्रिटिश लीगेसी थी उसमें पुलिस का यूज क्या था
या तो जो लोग रेवेन्यू नहीं दे पाते थे उनको पकड़ो, पीटो, उनको डराओ और उनसे लगान वसूलो, ठीक है, रेवेन्यू वसूलो। या जो इंडिया की इंडिपेंडेंस में आते थे, आज़ादी के आंदोलन में, उनको पकड़ो, जेल भेजो, है ना। तो दोनों नेगेटिव चेहरे थे पुलिस के, इसलिए पुलिस को से लोग डराते थे, अरे सो जा बच्चे नहीं तो पुलिस आ जाएगी। भाई पुलिस तो आम आदमी की सुरक्षा के लिए बनी है, उससे क्यों डरा रहे हो? आम आदमी उससे क्यों डरे? सिर्फ क्रिमिनल को पुलिस से डर होना चाहिए, आम आदमी को नहीं। तो इसलिए हमारा जो फेस है आम आदमी के लिए एकदम नॉर्मल फेस होना चाहिए। हमारा स्टिफ चेहरा, हमारा डिसिप्लिन वाला कड़ा चेहरा, वो सिर्फ अपराधियों के लिए होना चाहिए, जिससे अपराधियों को पुलिस से डर लगे, आम आदमी को नहीं। जब भी फ्री टाइम मिलता है तो आप क्या करना पसंद करते हैं? मैंने कहा ना, मेरी 3 हॉबीज़ हैं, स्पोर्ट्स, लिटरेचर एंड म्यूजिक। इन्हीं तीनों में से कुछ करता हूँ। जब आप डीजीपी नहीं बने थे तो उस टाइम पुलिस को कैसे देखते थे, और क्या कभी किसी पुलिस ने आपको रोका और चेकिंग करी हो? पुलिस से डीजीपी बनने से पहले, आईपीएस में आने से पहले मेरे 3-4 पर्सनल एक्सपीरियंसेस थे और मिक्स्ड एक्सपीरियंसेस थे, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, तो वही था। ऐसा नहीं है कि मैंने ये सोचा पुलिस बहुत ही ख़राब होती है, तो मिक्स्ड एक्सपीरियंस थे। तो कभी आपको किसी पुलिस ने रोका पहले जब डीजीपी नहीं बने थे? हाँ जरूर, एक आध बार तो ऐसे मौके आते हैं। अच्छा। परंतु हेल्प भी किया। हाँ जी। मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था तो लाउड स्पीकर बजते थे, तो मैंने पुलिस को जाके रिक्वेस्ट किया कि भाई हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, सुबह सुबह 4 बजे 5 बजे जगाते हैं, हम रात के 12-1 बजे तक तो पढ़ते ही, तो कभी कभी हेल्प भी करते हैं, ऐसे नहीं करते थे। आप यहाँ देवभूमि में रहते हैं, यहाँ का मौसम बहुत ही सुहावना रहता है, तो पिछले कुछ टाइम से वेदर में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, आपने कुछ एक्सपीरियंस किया है इस तरह का? चेंजेज? हाँ, वेदर में एनवायरमेंटल हाँ, चेंजेस। नहीं चेंजेस तो हैं, पर वो सारे एक जैसे नहीं हैं। एक तो मैंने देखा पिछले कुछ सालों में डिलेड तो बहुत हो रहा है। भी बरसातें जुलाई अगस्त में ख़त्म हो जाती थी, हम हरियाणा दिल्ली में रहते थे, किंतु उत्तराखंड में तो सितंबर तक चलती थी, 10-15 सितंबर तक चल जाती हैं। अब मैं देख रहा हूँ कभी कभी अक्टूबर तक चल रही होती हैं। अभी जो ये गर्मी आनी थी, इस साल गर्मी आई ही नहीं, अभी मई आ गई है। मई में तो दिल्ली में 44-45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता था। तो यहाँ पे मई में जो है 44-45 तो नहीं, पर 35 से 50-40 के बीच रहता था, किंतु इस बार देहरादून मुझे लगता है 35 में टच नहीं हुआ। तो डिलेड, मैं कहूँगा मौसम थोड़ा डिलेड चल रहा है। चलिए अब उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड में क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है? उत्तराखंड में भी बहुत डेवलपमेंट हुआ है। सबसे बड़ा तो मैं मानूंगा उत्तराखंड बनने के बाद ये जो कॉन्सेप्ट आया ना ऑल वेदर रोड का, जो 4 धाम को सड़क जाती थी वो ऑलमोस्ट सिंगल रोड थी या 1.5, तो उसको बहुत बड़ा कर दिया है केंद्र सरकार ने। मेरे ख्याल से 13,000 करोड़ का बजट दिया। ऐसे ही कुमाऊं साइड में भी जो है एक हाईवे जो है पूरा गुंजी तक जा रहा है, लिपू लेक तक जा रहा है, वो हमारी कहीं ना कहीं डिफेंस को भी सपोर्ट करेगा। और वैसे जर्नल मूवमेंट भी बहुत अच्छा हुआ है। जैसे आप दिल्ली देहरादून आते थे तो टनल में कितना बड़ा ब्लॉक लगता था, अब टनल नहीं बन गई। या कि मैं हरिद्वार जाता था तो रेलवे का क्रॉसिंग आता था, तो इतना ज़्यादा उस पर जाम लगता था, वहाँ पे पूरा फ्लाईओवर बन गया। तो इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस आए हैं। यद्यपि अभी भी ये नहीं कि आइडियली सब कुछ हो गया हो, बट हमने यूपी के दिनों में मैं यहाँ पोस्टेड रहा हूँ, चमोली में, हरिद्वार में, नैनीताल में, तब में और अब में काफ़ी फ़र्क आया है, फोकस हुआ है। तो जो डेवलपमेंट धीरे धीरे जो है ना आगे तक जा रही है। पहले लोगों को अपने गांव जाने के लिए पैदल चलना पड़ता था 10-10, 15-15 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर। अब ऐसे बहुत कम गांव रह गए हैं, बहुत कम। अब ऑलमोस्ट हर गांव तक जो है बिजली सड़क वगैरह पहुंच गई है। तो ये सारे चेंजेस आए हैं। मतलब थोड़ा सा अर्बनाइजेशन बढ़ा है, इसको पॉजिटिव बोल रहे हैं, नेगेटिव बोल रहे हैं, क्योंकि अर्बनाइजेशन बढ़ने से दिक्कतें भी होती हैं। तो वो तो हर जगह, चाहे देहरादून हो, चाहे उधम सिंह नगर का रुद्रपुर हो, काशीपुर हो, हल्द्वानी हो, ऋषिकेश हो, सब जगह जो है थोड़ा सा पॉपुलेशन बढ़ गई है, तो उसका डेवलपमेंट का असर है। तो उससे जिसे कहेंगे ना कंजेशन बढ़ा है। तो सड़कें यहाँ पहले से इतनी चौड़ी नहीं थी, तो थोड़ा वो उसको हम दोनों तरफ से देख सकते हैं कि अगर उसको और ज़्यादा
बेटर हो सकता है, ये वाली जो अर्बनाइजेशन है और ज़्यादा अच्छे से हो सकता। तो वैसे ओवरऑल उत्तराखंड में बहुत डेवलपमेंट हुआ है। अपनी बुक के बारे में प्लीज़ थोड़ा सा कुछ बताएं। देखिए, मैंने वैसे तो 4 किताबें लिखी और 2 पर मेरी मेन किताबें हैं। हाँ जी। पहली बुक थी मेरी खाकी में इंसान, ह्यूमन इन खाकी, और ये अभी जो रिसेंटली आई है साइबर एनकाउंटर्स। ये दोनों रियल लाइफ स्टोरीज पे बेस्ड है और रियल लाइफ से एग्जांपल लेते हुए खाकी में इंसान में ये दिखाया है कि भाई पुलिस वाले भी इंसान ही होते हैं, दे आर सपोज टू हेल्प द विक्टिम, ठीक है ना। और इसी सिस्टम में रहते हुए विक्टिम की हेल्प की जा सकती है। हम लोग इस सिस्टम को ब्लेम करने लगते हैं कि ये नहीं हो सकता, वो ऐसा नहीं है। हमने इस पूरी किताब में ये दिखाया है कि अगर आप विलिंग हैं, कोई पुलिस ऑफिसर या IAS ऑफिसर या कोई भी मतलब जिसकी जिम्मेदारी दी है लोगों की सर्विस करने की, अगर वो अच्छे एटीट्यूड से सर्विस करना चाहता है, दिल से लोगों की हेल्प करना चाहता है, तो बहुत ज़्यादा स्कोप है। ये जो दूसरी किताब है साइबर एनकाउंटर, इसमें भी रियल लाइफ स्टोरीज नहीं है, पर इसमें रियल लाइफ स्टोरीज के थ्रू ये दिखाया है कि साइबर क्राइम कैसे होता है, साइबर क्रिमिनल क्या सोच के किस मॉडस ऑपरेंडी से क्राइम करते हैं, फिर पुलिस कैसे उसे वर्कआउट करती है, कितना मुश्किल है उसे वर्कआउट करना, और कैसे आम आदमी साइबर क्राइम होने से अपने को बचा सकता है। ये इसके अंदर मेंशन किया गया है। ठीक है जी। मेरा एक सपना है कि हम एक ऐसा ग्रेट इंडियन ड्रीम बनाएं जिसमें भारत एक सपनों का देश हो, जहां हर भारतीय के सपने पूरे हों और विदेश से भी लोग इंडिया में आएं अपने सपनों को पूरा करने के लिए। आज आप हमारे इस मिशन सपने के साथ जुड़े, ऐसे दूसरे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस मिशन के बारे में? देखिए, ये धीरे धीरे सपना हो रहा है। जैसे कुछ लोग शांति की खोज में आते हैं। मैं SSP मथुरा भी था, जो हरे रामा हरे कृष्णा मूवमेंट है इस्कॉन, वो कहीं ना कहीं यही तो दिखा रहा है कि विदेश की भागदौड़ वाली ज़िंदगी से यहाँ आके शांत भक्ति वाले वातावरण में रहेंगे तो उनको एक अच्छी और पीसफुल फीलिंग आती है। तो ऐसे ऋषिकेश में बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल लाइफ आ रहा है, मतलब बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारा वे ऑफ लाइफ जो है वो बाहर को अट्रैक्ट कर रहा है। और जो सपना तो यही है कि जो हमारा इंडियन वे ऑफ लाइफ है वो पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबिलिटी हो, जैसे योगा की हो गई है ऐसी हर चीज़ की हो। और हम लोग तो देखिए वसुधैव कुटुंबकम एंड सर्वे भवन्तु सुखिना, ये सेंट्रल थीम है हमारी सोसाइटी का, कि सब सुखी हों, सब खुशपूर्वक रहें, हैं, सुखपूर्वक रहें, और पूरी दुनिया ही हमारा परिवार है। तो सब भाईचारे से आपस में मिलजुल करके रहें। हमारी सोसाइटी ने कभी, हमारी संस्कृति ने कभी किसी को जा कर के बाहर अटैक नहीं किया। तो जबकि बाहर की सोसाइटीज़ में हमने देखा कितने सिविलाइजेशन में कितने ज़्यादा जो है ये फीलिंग रही कि जाके दुनिया को कंट्रोल कर लो। हम दुनिया को कंट्रोल करने में दुनिया के साथ मिलके भाईचारे में रहना चाहते हैं। तो ये जो फीलिंग है, अगर ये बढ़े, ये एक ड्रीम बन सकता है एक दिन की पूरी दुनिया शांतिपूर्वक खुशी से एक दूसरे के साथ रहे। ये हमारा ग्रेट इंडियन ड्रीम हो सकता है। थैंक यू अशोक जी, आज टाइम देने के लिए। थैंक यू वेरी मच।